Morning everyone. Today I am going to explain word puzzle 22 and जैसा कि आप लोग जानते हैं यह होमवर्क आप लोगों को कल दिया गया था, आपने बनाया भी। कुछ लोगों ने मार्क्स भेजा अपना, जिसे मैंने चेक करके मार्क्स आपका पोस्ट कर दिया और आज इन सभी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन को आपके पास अवेलेबल है और जिनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाद में क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। तो आज का वर्ड सारा मैंने लिख दिया है और बीच बीच में बताते चलूँगा इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। क्वेश्चन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जिनके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सामने रख करके तब इसे समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अनटिल the passing of the Factory Acts, unscrupulous manufacturers used to dash their workers unfairly। जो ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार यहाँ शब्द सूट कर रहा है एक्सप्लॉइट। क्या है यह वर्ड एक्सप्लॉइट? तो एक्सप्लॉइट का प्रयोग हम करते हैं टू यूज समथिंग और समबडी अनफेयरली फॉर वंस ओन एडवांटेज। इट मीन्स शोषण करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का शोषण करना, यानी अपने फ़ायदे के लिए उसको गलत तरीके से यूज़ में लेना एक्सप्लॉइट कहलाता है। अब इस एक्सप्लॉइट का एक दूसरा ब्रेव वर्क भी होता है, शोइंग ब्रेव वर्क। इट मीन्स पराक्रम। एक्सप्लॉइट का दूसरा अर्थ पराक्रम भी होता है, शोइंग ब्रेव वर्क, करेजियस वर्क। तो पहले वाक्य के अंतर्गत आपका ऑप्शन एक्सप्लॉइट मोस्ट सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 2, रीप वैन विंकल वॉज ए लाइकेबल बट डैश कैरेक्टर हु वॉज थॉरली अवर्स टू एनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल लेबर। अच्छा, आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि बीच बीच में हमें मिटाना पड़ेगा कुछ और शब्दों को बताने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सेंटेंस नंबर सेकंड इज, रीप वैन विंकल वॉज ए लाइकेबल बट डैश कैरेक्टर हु वॉज thoroughly averse to any kind of profitable labor। रिंक वैन विंकल एक लाइकेबल पर्सन था, यानी पसंद योग्य था। लाइकेबल मीन्स एग्रीएबल, रुचिकर, फ्रेंडली। लाइकेबल, एक दो शब्दों को मुझे मिटाना होगा, आप अभी तक नहीं स्क्रीनशॉट लिए हो तो ले लेंगे या लिख लेंगे क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ और शब्दों को बताने के लिए। जैसे लाइकेबल का दूसरा वर्ड होगा एग्रीएबल, फ्रेंडली। तो वो लाइकेबल पर्सन था लेकिन डैश कैरेक्टर था। कैसा? हु वॉज थॉरली अवर्स टू एनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल लेबर, यानी वो किसी भी तरह का लाभ वाला लेबर करने के प्रति अवर्स था, अनिच्छुक था। आप जानते हैं कि अवर्स टू के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ वर्ड सूट करेगा शिफ्टलेस। शिफ्टलेस मीन्स वन हु इज लेजी, इंडोलेंट एंड हैज़ नो एम्बिशन। वह व्यक्ति शिफ्टलेस है जो लेजी है या इंडोलेंट है और उसका अपना कोई एम्बिशन नहीं है, परफेक्ट गोल उसने अपने जीवन का कोई नहीं बनाया है, वह व्यक्ति शिफ्टलेस कहलाता है। यानी उसमें कोई एम्बिशन नहीं है, जीवन का कोई गोल नहीं है और लेजीपन से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए शिफ्टलेस था। नाउ 3 इज, early mariners were wont to dash the accounts of their travels. Some of their stories are fantastic। अब यहाँ एक शब्द मिल रहा है wont, जो बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। The word is wont, W-O-N-T। It is adjective and in Hindi it is अभ्यस्त। इसके सिनोनिम के रूप में हम accustomed का यूज़ करते हैं।
तो इन सभी शब्दों को भी आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि इस तरह के वर्ड पजल के सेट को शुरू करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके पास वर्ड अधिक से अधिक हो सके। तो मैं वर्ड बताऊंगा, आप इसे नोट करेंगे, याद करेंगे, और ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये वोंट वर्ड बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, सुनेंगे तो कहेंगे अरे गलती से कहीं वांट के बदले वोंट तो टाइप नहीं हो गया है, लेकिन यह एक बिल्कुल अलग वर्ड है। तो अर्ली मैरिनर्स वर वोंट टू, यानी वे अभ्यस्त थे, डैश द अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स, सम ऑफ देयर स्टोरीज आर फैंटास्टिक। तो यहाँ 3 नंबर में है एम्बेलिश। आंसर 3 एम्बेलिश क्यों हुआ? क्योंकि एम्बेलिश मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, टू डेकोरेट समथिंग और टू इन्हांस द ब्यूटी ऑफ समथिंग बाय डेकोरेशन, सजा करके किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाना। तो जो अर्ली मैरिनर्स थे वे अभ्यस्त थे, अपने ट्रैवल के अकाउंट को बड़े सुंदर तरीके से लिखते थे। तो एम्बेलिश का मतलब केवल घर इत्यादि को सजाना नहीं होगा, अपने लेखनी को, अपने द्वारा लिखी गई किसी चीज़ को सुंदर शब्दों के द्वारा सजाना भी एम्बेलिश कहलाता है। एम्बेलिश का हिंदी होगा सजाना। इसके सिनोनिम के रूप में हम डेकोरेट का प्रयोग करेंगे, जो आप जानते हैं। एम्बेलिश का अगर सिनोनिम हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे डेकोरेट, सजाना। Next one is the first part of the book did little to dash my curiosity. किताब का फर्स्ट पार्ट कुछ मेरे क्यूरियोसिटी के लिए डैश किया, as to its outcome and the bathos of its conclusion didn't surprise me. अब जो वर्ड यहाँ दिया गया था ऑप्शन में, उसमें एक वर्ड है वेट, WHET, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेट। वेट मीन्स टू स्टिमुलेट अपटाइट और डिज़ायर, किसी व्यक्ति की इच्छा या उसके भूख को बढ़ा देना वेट होता है। तो शुरू में जब उस किताब को मैंने पढ़ा, इस व्यक्ति ने पढ़ा जिसने यह लिखा है, तो उसको लगा कि इसमें कुछ खास है, उसकी डिज़ायर स्टिमुलेट हुई, यानी इसका सिनोनिम स्टिमुलेट होगा, उसकी डिज़ायर स्टिमुलेट हुई। लेकिन अंत में जब आगे पढ़ करके वो देख रहा है तो उसको उसमें ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब एक और लिटरेचर का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मिल रहा है, बैथोस। बैथोस मीन्स व्हाट? एंटी क्लाइमैक्स। कोई कहानी जो क्लाइमैक्स पर है और वहाँ से एकाएक अब क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाता है और बहुत ही साधारण चीज़ हो जाती है वहाँ, यानी बैथोस का सिनोनिम होगा एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स से एंटी क्लाइमैक्स में आ जाता है, वही जो है बैथोस है। तो यह एक लिटरेचर का डीप वर्ड है, इसे भी आप याद करेंगे। तो वेट जो है यहाँ पर सूटेबल वर्ड है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसमें हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कुछ पार्ट्स को पढ़ने पर, तो बढ़ने के लिए, तीव्र होने के लिए, तेज़ होने के लिए वेट का प्रयोग करेंगे। अब इसी वेट का प्रयोग धार लगाने के अर्थ में भी होता है। जो भी धारदार चीज़ें हैं, धारदार अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें वेट का प्रयोग होता है और उस समय इसका सिनोनिम शार्पेन हो जाता है, एक्सेंचुएट हो जाता है। उस समय इसका सिनोनिम होगा शार्पेन या एक्सेंचुएट। नाउ सेंटेंस नंबर 5 इज एक्टिंग ऑन द डैश दैट ही हैड एट लीस्ट लर्नड द रूडिमेंट्स ऑफ सेलिंग वी लेंट हिम आवर बोट। कोई व्यक्ति है, अब इसमें रूडिमेंट वर्ड मिला। रूडिमेंट मीन्स होता है फंडामेंटल चीज, बिगिनिंग। रूडिमेंट मीन्स कमेंसमेंट, बिगिनिंग, यानी किसी चीज़ के फंडामेंटल को जानना रूडिमेंट कहलाता है। बिगिनिंग, कमेंसमेंट या फंडामेंटल थिंग्स रूडिमेंट कहलाता है। तो चूंकि वह एक्टिंग के सेलिंग के रूडिमेंट को जान गया है, इसलिए हम लोग अपने बोट को उसे उधार दे सकते हैं। तो उधार देने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लेंट,
Acting on the dash that he had at least learned the rudiments of sailing, we lent him our boat. lend का lent हो गया है। तो अब यहाँ हम क्या भरें जो इस डैश को पूरा करे? Acting on the dash that, यानी चूंकि अब हम यह जान गए हैं, हमें यह जानकारी मिल गई है कि वह सेलिंग के रूडिमेंट्स को जान चुका है, तो हम अपनी नाव, अपने शिप उसे दे सकते हैं। यानी यह एक एजम्पशन है। एज्यूम मीन्स होता है सत्य मान लेना, और उस एज्यूम से बना है एजम्पशन। ट्रूथ विदाउट प्रूफ, हम लोग जान गए हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन हम जान गए हैं, तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर एजम्पशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इन A Tale of Two Cities, Dickens gives us a dash picture of the turbulent days of the French Revolution. In A Tale of Two Cities, आप सुने होंगे, In A Tale of Two Cities में डिकन साहब एक जो वहाँ कहानी वो व्यक्त कर रहे हैं, उसमें व्यक्त करने का उनका तरीका कैसा है, कैसा पिक्चर उन्होंने हमारे सामने लाया है। तो जब किसी लेखनी को बहुत ही सरल और सुबोध, सुस्पष्ट तरीके में लिखा जाता है, तो वहाँ हम लूसिड का प्रयोग करते हैं। लूसिड मीन्स होता है सुबोध, सुस्पष्ट, सरल, सुबोध, सुस्पष्ट या सरल। इट मीन्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर लूसिड हो रहा है। नेक्स्ट वन इज माई समर जॉब ऑफर्स लिटिल सर्टन डैश बट आई होप दैट टिप्स विल ऑगमेंट माई अर्निंग्स। ऑगमेंट वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑगमेंट मीन्स होता है वृद्धि होना, इंक्रीज। ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज, ऑगमेंट मीन्स मल्टीप्लाई। ऑगमेंट वृद्धि होना, इंक्रीज या मल्टीप्लाई एक और वर्ड मिला था, टर्ब्यूलेंट। वह जिसमें हलचल हो उसे टर्ब्यूलेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम होता है टेम्पट्यूअस। टर्ब्यूलेंट यानी हलचल वाला, जिसमें उपद्रव हो, अस्थिरता हो, उसे टर्ब्यूलेंट कहते हैं। उसका सिनोनिम होता है टेम्पट्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे थे, माई समर जॉब ऑफर्स लिटिल सर्टेन डैश बट आई होप दैट टिप्स विल ऑगमेंट माई अर्निंग्स। माई समर जॉब, अभी चाय नहीं पियेंगे। माई समर जॉब ऑफर्स लिटिल सर्टेन डैश बट आई होप दैट टिप्स विल ऑगमेंट माई अर्निंग्स। जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई हम जॉब करते हैं, किसी के लिए वर्क करते हैं, तो वहाँ से जो हमें प्राप्ति होती है पेमेंट के तौर पर, उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। रेम्यूनरेशन, ए पेमेंट फॉर वर्क डन बाय समवन। तो रेम्यूनरेशन के लिए आप वेजेज शब्द का यूज भी कर सकते हैं, आप इमोल्यूमेंट का यूज भी कर सकते हैं। इन दोनों का अर्थ भी होता है पारिश्रमिक या मेहनताना। पारिश्रमिक या मेहनताना। तो इस ऑप्शन के लिए मोस्ट सुटेबल आंसर 7 था। नाउ 8 इज डज ही रियली डैश दैट इट इज हिज प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट ऑल द ऑफिसर्स हिमसेल्फ। क्या वह सभी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का अधिकार रखता है? क्या यह उसका प्रेरोगेटिव है? और क्या वह इस पर वाद विवाद करता है? तो प्रेरोगेटिव मीन्स होता है विशेष अधिकार। इट मीन्स प्रिविलेज। प्रेरोगेटिव मीन्स विशेष अधिकार एंड इट मीन्स प्रिविलेज। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे बढ़िया वर्ड है कंटेंट। कंटेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। कंटेंट मीन्स होता है टू आर्ग्यू दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कोई चीज़ ट्रू है इस पे आर्ग्यू करना, यानी वाद विवाद करना कंटेंट कहलाता है। नेक्स्ट वन इज
Question number 9 is, when Pyramus became dash of Thisbe, he whispered his vows through a fissure in a stone wall. पूरे वर्ड से यह सेट भरा हुआ है। तो यहाँ वर्ड होगा इनैमर्ड। इनैमर्ड मीन्स होता है टू बी फिल्ड विथ लव फॉर समवन, टू बी फिल्ड विथ लव फॉर समवन, यानी यहाँ पर आंसर 9 होगा। लेकिन इसके बाकी शब्दों को आप जानिए। ऋषिका सिंह, व्हेन पिरामस बिकेम डैश ऑफ थिस्बे, जब पिरामस की थिस्बे के प्रति एनामर हो गया वह, तब अपने शपथ को विस्पर करके फीसर के माध्यम से बोला। तो विस्पर मीन्स होता है साय साय करके बोलना, काना फूसी करना। इसका सिनोनिम होता है मट्टर। विस्पर मीन्स मट्टर, मम्बल। मरमर। और दूसरा वर्ड इसमें बताने लायक है वाव। वाव मीन्स शपथ। इट इज प्लेज, ओथ, प्लेज और ओथ। फीसर, फीसर मीन्स दरार। उसको निचोड़ दीजिए कस के, पूरा निचोड़ दीजिए। फीसर मीन्स दरार होता है, छिद्र, छिद्र या दरार, इसलिए हम इसके लिए होल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्ड यहाँ पर इनैमर्ड हुआ। इनैमर्ड के बदले अगर हमें दूसरा शब्द यूज करना हो तो हम यूज करेंगे इन्फैटुएटेड। इनैमर्ड का सिनोनिम होगा इन्फैटुएटेड, किसी के प्रति मोहित हो जाना, आसक्ति हो जाना किसी के प्रति। नेक्स्ट वर्ड नंबर, सेंटेंस नंबर 10 इज, पीटर पैन इज ए डैश प्ले which contains many fanciful characters and situations। पीटर्स पैन एक डैश प्ले है, एक नाटक है जिसमें बहुत से फैंसीफुल कैरेक्टर्स हैं और सिचुएशंस हैं। तो जो चीज़ सीरियस ना हो, जो फैंसीफुल हो, यानी जो कल्पना के आधार पर हो, इमेजिनेटिव होगा फैंसीफुल का सिनोनिम। और यहाँ पर मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा व्हिमसिकल। व्हिमसिकल मीन्स होता है वन, मीन्स यह पर्सन और थिंग दोनों के लिए आएगा। वन हु इज नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, वह जो किसी चीज़ के बारे में सीरियस ना हो उसे हम व्हिमसिकल कहते हैं। हिंदी में मनमौजी कहेंगे, मनमौजी, कैप्रिसियस, जो अपने मन का करे, किसी चीज़ के बारे में बहुत सीरियस ना रहे, उसे हम व्हिमसिकल कहते हैं। नोट करते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड बताने हैं तो मुझे मिटाना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस नंबर 11। व्हेन रिचर्ड वेंट टू डैश आयरलैंड, हिज कजन हेनरी अजप्ट हिज थ्रोन। जब रिचर्ड आयरलैंड को डैश करने गया तो उसका अपना भतीजा ही या भगिना ही उसके गद्दी को अजर्प कर लिया। अजर्प कर लेना माने हथिया लेना, पजेज कर लेना, USURP, अजर्प, हथिया लेना। तो उसका भतीजा या भगिना ही उसके गद्दी को हथिया लिया, यानी टू पॉसेज समथिंग इलीगली को हम अजर्प कहते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट वर्ड सबजुगेट होगा। वह आयरलैंड को जीतने गया, आयरलैंड को अपने कब्जे में, अपने अधीन करने गया, और उधर गया और इधर उसकी गद्दी को उसके भतीजे या भगिने ने ले लिया। तो सबजुगेट का सिनोनिम कन्क्वेर होता है, वीन होता है, कैनक्वेर होगा या वीन होगा। नेक्स्ट वन इज, इफ यू कैन स्पीक जर्मन you should have little difficulty in learning Dutch because of the dash between the two languages। दो चीज़ों के बीच
डैश था, डैश है, और इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आ सकती थी जब आप गए थे इस चीज़ को सीखने, या जब आप इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो दो चीज़ों के बीच क्या थी, जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार वर्ड सूटेबल है एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स होता है फीलिंग ऑफ क्लोजनेस और नियरनेस। एफिनिटी के सिनोनिम के रूप में अगर हमें यूज़ करना हो वर्ड, तो हम अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। एफिनिटी मीन्स होता है लगाव, नज़दीकी, घनिष्ठता। नाउ सेंटेंस नंबर 13 इज द स्कॉटिश क्लैंसमैन सिद्ध विथ एक्सपेक्टेंसी। अब सीड मीन्स होता है बब्बल, किसी चीज़ को जब कोई चीज़ खौलता है तो जो बब्बल बनता है उसे हम सीड कहते हैं, और इसी सीड मीन्स होता है गुस्से में लाल होना। द स्कॉटिश क्लैंसमैन सिद्ध विथ एक्सपेक्टेंसी as the notes of the bagpipes resounded through the glens। तो इसमें ब्लैंक देना छूट गया था, लेकिन वर्ड आप जानेंगे रीसाउंड। रीसाउंड मीन्स होता है गुंजना, इसका सिनोनिम होगा रेवरबेरेट, इसका सिनोनिम होगा इको, गूंजना। हिंदी सुन करके लिखें, कम समय में बताना है क्योंकि आगे दूसरा क्लास भी लेना है और हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ही इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी। वह इंटेग्रिटी वाला मैन है, सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है, यानी उसके ऊपर पूरा भरोसा किया जा सकता है, ईमानदार व्यक्ति है। एंड रेफ्यूजेस टू डैश द कस्टम रेगुलेशंस। वह इंटेग्रिटी का व्यक्ति है तो कस्टम के रेगुलेशंस को वो डैश कर जाता है। कस्टम के रेगुलेशंस को, यानी बहुत से रेगुलेशंस हैं जो उसे पसंद नहीं आते हैं तो उन्हें वो सरकमवेंट कर जाता है। सरकमवेंट मीन्स होता है टू अवॉइड ए डिफिकल्टी और ए रूल इन अ क्लेवर वे, यानी कोई कस्टमरी चीज़ जो उसे पसंद नहीं है उसको वह अवॉइड कर जाता है बड़े चालाकी के साथ, इन ए क्लेवर वे, कि किसी को हर्ट भी न हो। इसलिए यहाँ पर वर्ड होगा सुटेबल, मोस्ट सुटेबल होगा यहाँ पर सरकमवेंट, यानी टू अवॉइड समथिंग इन अ clever way. Next one is in an attempt to dash the cost of living, the government put a provisional selling price on all food stops। प्राइस को नियंत्रित करने के लिए, स्थिर करने के लिए सरकार ने सेलिंग प्राइस सभी फूड स्टॉप्स पर लागू कर दी। तो स्टेबिलाइज मीन्स होता है स्थिर करना, टू मेक समथिंग फॉर्म एंड एसटीडी, यानी एक रूप में कायम कर देना स्टेबिलाइज है। तो 15 का आंसर स्टेबिलाइज होगा। नाउ 16 इज आई वॉज फ्रैंकली इनक्रेड्यूलस। I was frankly incredulous until he found someone to dash his story। I was frankly incredulous until he found someone to dash his story। 16 नंबर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके मुताबिक आपका मोस्ट सूटेबल आंसर कोरेबोरेट होगा, क्योंकि कोरेबोरेट मीन्स होता है टू प्रूव विथ एविडेंस, यानी कोई स्टेटमेंट जो हम पहले कह चुके हैं और अब उसकी पुष्टि में हमें कुछ कागजात देने हैं या कुछ अदर डॉक्यूमेंट दे करके उसे प्रूव करने हैं, तो वो कोरेबोरेट होता है। कोरेबोरेट मीन्स टू प्रूव विथ एविडेंस और प्रूफ, यानी साबित कर देना कुछ प्रमाण या कुछ सबूत दे करके कि जो मैंने स्टेटमेंट कहा था या दिया था वो सिद्ध है, वो सही है। तो यहाँ पर 16 में मोस्ट सूटेबल कोरेबोरेट होगा, स्टोरी को उसे साबित करनी है। नेक्स्ट 17 इज इफ योर 15-year-old cousin has already passed her examinations for entrance to university, she must be a dash। यानी यदि कोई बहुत कम ही उम्र में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को पास कर लिया है तो वह क्या है, तो प्रोडिजी है। प्रोडिजी मीन्स होता है विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा, यानी वह व्यक्ति जो बहुत कम ही उम्र में बहुत सारी उपलब्धियों को, वह उपलब्धियां जो बहुत दिनों के बाद प्राप्त होनी चाहिए थी, कर लिया, तो उस व्यक्ति को भी हम प्रोडिजी कहते हैं। लेकिन यह प्रायः बच्चों के लिए यूज होने वाला शब्द है। वह बच्चा जिसमें अनयूजुअल टैलेंट हो उसे हम प्रोडिजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फाइटर प्लेन ऑफ 1970 was far less formidable than its present day counterpart होगा, यानी पहले के जो फाइटर प्लेन होते थे वो वाज फार, आप जानते हैं कि फार के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगता है, इसलिए लिटिल नहीं लग के लेस लगा है। वाज फार लेस फॉर्मिडेबल देन इट्स प्रेजेंट डे। जब हम दो चीज़ों में, दो ऐसी चीज़ों में तुलना करते हैं जो समान गुण के हैं, समान पद के हैं, समान पोजीशन के हैं, या जब हम दो लोगों में
तुलना करते हैं, जो समान गुण के, समान पोजीशन के, समान पद के हैं, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ पर हम काउंटर पार्ट का प्रयोग करते हैं, यानी समान पद वाला, प्रतिस्थानी शुद्ध हिंदी में कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं, यानी समान पद वाला, समान गुण वाला, समान पोजीशन वाला, समान रैंक वाला, बट बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री और ए डिफरेंट कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19 इज हर sorrow over the loss of her friend was so dash that for a time she lost her zest for life। यानी जब कोई सौरो वाली कहानी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो पोइग्नेंट फीलिंग होती है। पोइग्नेंट मीन्स होता है टचिंग, यानी जो हमारे हार्ट को टच कर दे, जो हमारे अंदर पीटी को भर दे, उसे हम पोइग्नेंट कहते हैं, मर्म भेदी, मर्म स्पर्शी। लिखा है मैंने कॉजिंग सैडनेस और पीटी, वह जो सैडनेस या पीटी को का कारण बने उसे हम पोइग्नेंट कहते हैं, मर्म भेदी, मर्म स्पर्शी, हृदय को स्पर्श कर देने वाला, हृदय में एकदम करुणा को भर देने वाला, वो पोइग्नेंट कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज, थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है क्योंकि हमको एक बैच को अटेंड करने का लेट हो रहा है, इसलिए कुछ शब्द अब कम बताने लगे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पेस्टोरल पोएट्स ऑफन क्रिएटेड एन इल्यूजन। एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट किया जाता है पेस्टोरल पोएट्स के द्वारा, दैट रस्टिक चिल्ड्रन डिड नथिंग बट डैश ऑन द विलेज ग्रीन्स। तो यह वर्ड है गैम्बोल। गैम्बोल मीन्स होता है मस्ती में उछल कूद करना, मस्ती में उछल कूद करना। तो रन और जंप अबाउट प्लेफुली, रन और जंप अबाउट प्लेफुली। तो इस तरह से मैंने इस सेट को आपके लिए एक्सप्लेन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और जब आप इस तरह से किसी शब्द को याद करते हैं कि वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग, साथ साथ उसका इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड के लिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उन चारों को भी हम जानते हैं, लेकिन अब ऐसा स्थिति सामने आ रहा होता है कि हम ये आंसर सेलेक्ट करें कि ये करें, क्योंकि उसका हम इंग्लिश डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हैं। तो इस तरह से अगर आप शब्दों को याद करेंगे तो उन समस्याओं का सामना आप बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है, फिर आगे अगले संडे को इस तरह का हम बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी